देखो साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे वांग्मय। कल आप लोगों को ये बता दिए थे, बात मत करो, अब सुनो। कल ये बता दिए थे गंदा कैसे पढ़ते हैं, गंगा क्यों पढ़ते हैं ना। गंदा जैसे आप लोग द था, त थ द ध न। सूरज एक कभी ध्यान नहीं दिए हो, गंदा, इसको गंदा पढ़ते हो ना, गंदा। और इसी को देखो अभी क्या पढ़ दिए, इस बिंदी को यहाँ क्या पढ़ रहे हो और यहाँ क्या पढ़ रहे हो न। ऐसा हुआ क्यों? ये द जो है ना, द का अंतिम मोड पढ़ो, क्या होगा, त थ द ध, तो क्या पढ़ोगे न। और इसमें भ का अंतिम मोड पढ़ो, प फ ब भ, तो इसीलिए इसको क्या पढ़ते हो, गंभीर। ठीक, जैसे हाँ, तो गंगा, गंगा है ना, ये गंगा ऐसे भी लिखते हो। गंगा का अंतिम अक्षर है क्या, अंग, तो ये अंग रहता है, लेकिन बोल नहीं पाओगे, ये है गंगा। ऐसे भी संस्कृत जब देखोगे ना, यही लिखा रहेगा। हाँ, झंडा में भी इया रहता है ना। डा है डमरू वाला, ट ठ ड ढ अड़, तो अड़ आता है। ऐसे खंड न, तो हाँ, तो ड ढ ड अड़, जैसे खंड है, देखो ऐसे खंड, तो यानी ड ढ अड़, तो यहाँ देखो ऐसे ही लिखते हो ना, खंड, अड़ा ही लिखते हो ना। तो ये है कहानी, समझ गए। कल ये बताए थे। और आपको बता रहे थे कि साहित्य जो है वो वांग्मय का हिस्सा है। वाक जमा मय, वांग्मय। वांग्मय को आपने बांटा था, वांग्मय को 3 भाग में बांटा था साहित्य को, वार्ता, शास्त्र और क्या, वार्ता, शास्त्र और वार्ता। देखो साहित्य को, वांग्मय को आपने 3 भाग में बांटा था ना जी। वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय को 3 भाग में बांटा था आपने, वार्ता, शास्त्र और वार्ता, शास्त्र और साहित्य। अरे साहित्य को ही लिख लेना, ऊपर साहित्य लिखे हैं क्या। हाँ, वाक जमा मय ना। अरे उसको छोड़ो, पूरा कहानी थोड़ी पीछे वाला बताएंगे तो फिर वही चले जाएंगे ना। अरे वही चीज़ बताना चालू करेंगे तो फिर पीछे हो जाएगा, फिर वही बताओगे ना। तो इससे अच्छा है आप कल नहीं आए थे तो रिपीट करना देख के। साहित्य वांग्मय, साहित्य वांग्मय, वांग्मय। ठीक, अब ये भाषा, वार्ता था, शास्त्र था और क्या था, साहित्य था। तो देखो साहित्य, वार्ता और शास्त्र। हम लोगों को वार्ता, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, वो वार्ता कहलाता है ना। शास्त्र जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी पढ़ते हो, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो शास्त्र। साहित्य जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो। यहाँ देखो कौन महत्वपूर्ण होगा, अर्थ महत्वपूर्ण होता है, किससे, शब्द से। इसमें शब्द बड़ा होता है किससे, अर्थ से। इसका अगर शब्द हटा दोगे तो अर्थ लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है, ध्यान सुनो। और इसमें शब्द और अर्थ दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा। देखो मुहावरे जितने भी हैं, कल बताए थे, रिपीट कर रहे हैं। सूरज तुम बात मत किया करो। अर्थ और अर्थ महान है यहाँ। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें जो शब्द बोल रहे हैं उसका मतलब है कि उसमें छिपा हुआ अर्थ का मतलब है। जैसे माने दांत खट्टे करना ना, तो दांत खट्टे करना यानी नींबू रगड़ रगड़ के खट्टे करना, नहीं तो बहुत मुश्किल से कोई, जैसे ना दांत खट्टा कर दिए। हाँ, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। डायनासोर थी कि चिड़िया थी ना, अब चिड़िया थी कि डायनासोर, इतना तो है नहीं पूरा खेत चढ़ जाएगी। तो ये सब अर्थ महत्वपूर्ण होगा। इसमें शब्द महत्वपूर्ण, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण कहें तो गुरुत्वाकर्षण शब्द महत्वपूर्ण है कि उसमें छिपा हुआ अर्थ, शब्द ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें शब्द, और इसमें शब्द और अर्थ दोनों ही महत्व रखते हैं। कभी शब्द होगा महत्वपूर्ण, कभी अर्थ होगा। तो इस साहित्य किसे कहेंगे, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। लेकिन इतने से साहित्य कह लोगे ये जरूरी नहीं है। साहित्य होने के लिए अभी और भी कसौटियाँ हैं ना। अब वार्ता किसे कहते हैं, तो वार्ता के लिए लिखवा दिए आपको, लिख दें कि आप लोग लिखे हो। वार्ता जहाँ क्या महत्वपूर्ण होता है, शब्द, माने जहाँ अर्थ महत्वपूर्ण हो। देखो लिखवाए हैं वांग्मय का वह हिस्सा, वांग्मय का
वह हिस्सा जहाँ केवल अर्थ का महत्व हो, शब्द का कोई महत्व न हो। तो यहाँ किसका महत्व है? अर्थ का। ठीक, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, अच्छे से लिखवा भी दिए हैं आप लोगों को ना। वांग्मय का वह हिस्सा जहाँ किसका महत्व होता है? अर्थ का महत्व होता है, शब्द का कोई, केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर ना भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्या? वार्ता। शास्त्र क्या है? जहाँ कौन महत्वपूर्ण होगा? शब्द महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो अब आप लोगों को न तो वार्ता सीखना है न तो शास्त्र सीखना है। ये शास्त्र आप देखोगे विज्ञान में, इकोनॉमी में, वार्ता आप लोग आम बोलचाल की भाषा में जो जैसे करते हो, और मस्त एकदम तरीका बढ़िया जो है, जो तरीके से आप बोल रहे हो। हम लोगों को पढ़ना है साहित्य। अब साहित्य देखो क्या है ठीक से ना। अब साहित्य का तो एक चीज़ है, लेकिन साहित्य होने के लिए ये एक ही कसौटी जरूरी नहीं है। साहित्य को साहित्य तब कहेंगे जब हम 3 कसौटियों को खरे उतरेंगे। साहित्य को साहित्य तब कहा जाएगा कि जब ये 3 कसौटियों को पूरा करे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 कसौटी अगर कोई चीज़ पूरा कर रहा है तो हम कहेंगे साहित्य है। क्योंकि आप लोग पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास ना, तो हिंदी साहित्य में आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि साहित्य मैंने है क्या। तो देखो इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक आ जाएगा जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा, एक तो बता दिए, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो उसे हम कह सकते हैं क्या है? ये साहित्य। प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन ये तो पहली परिभाषा, प्रतिस्पर्धा। इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा। साहित्य होने के लिए अभी और भी चीज़ें चाहिए। साहित्य सजमा हित, सजमा हित। तो साहित्य कहेंगे किसे? जहाँ समाज का हित छिपा हो। जहाँ समाज का क्या छिपा हो? समाज का हित छिपा हो, उसे हम कहेंगे क्या? समाज का हित हो, उसे हम कहेंगे साहित्य। अभी और भी चीज़ें होनी चाहिए। साहित्य होने के लिए ये सौंदर्य होना चाहिए, रमणीयता होना चाहिए। ये तीसरी कसौटी है, सौंदर्य, सौंदर्य और रमणीयता। अच्छा बताओ, विज्ञान में रमणीयता और सौंदर्य रहता है कि वहाँ रमणीयता और सौंदर्य नहीं है? वहाँ बुद्धिमानी पूर्ण बात है, वहाँ बुद्धि का उपयोग है, लेकिन सौंदर्य है? कोई सौंदर्य वाली बात है वहाँ? कुछ नहीं। जैसे ये तब साहित्य तब लिखा जाता है जब डूब जाओ उस चीज़ में, तब लिख पाओगे। विज्ञान में कोई साहित्य है? नहीं। वहाँ आप ज्ञान की बातें देख सकते हो, न तो वहाँ सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा और न ही रमणीयता। समाज का हित भी उसमें नहीं मिलेगा। विज्ञान में समाज का हित मिलेगा कि समाज की कैसे चले कोई चीज़, उसका वर्णन रहेगा। और साहित्य में समाज का हित होना चाहिए। पहला कंडीशन तो शब्द और अर्थ के बीच क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। दूसरा, समाज का हित छिपा होना चाहिए। तीसरा, सौंदर्य होना चाहिए या रमणीयता। जो साहित्य है उसमें सौंदर्य या क्या होना चाहिए? रमणीयता। तब हम कह देंगे कि कोई चीज़ साहित्य है। तो साहित्य होने के लिए कितनी कसौटी? 3। एक तो शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा, समाज का व्यापक हित छिपा होना चाहिए। समाज का क्या? समाज का व्यापक हित उसमें हो, समाज का व्यापक हित हो, व्यापक हित हो, समाज का व्यापक हित हो। और सौंदर्य या रमणीयता हो। तो सौंदर्य या रमणीयता आप देखे भी होंगे, एक एक से अच्छा माने कहानी पढ़ोगे आप, कविता पढ़ोगे, उसमें सौंदर्य मिलेगा, रमणीयता मिलेगा, या कविता ही पढ़ोगे उसमें भी। तो ये इसको भी हम अभी साहित्य को भी बांटेंगे 2 कैटेगरी में। तो पहले इतना उतारो, तब हम लोग और आगे देखते हैं। उतारो जल्दी। ठीक न, इसमें कल्पना मिलेगा आपको, कल्पना, आप कल्पनाएं करते हो। ठीक, ये सब आएगा इसके अंतर्गत। जो भी जैसे कैसे कहते नहीं आप, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे। कल्पना तो है, कल्पना ही तो है ये। तो इसमें कल्पनाएं रहेंगी न। तो समाज का व्यापक हित होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। अब साहित्य को हम 3 भाग में बांटेंगे और यहाँ से चालू होता है आपका मेन टॉपिक। अब गद्य, पद्य और चंपू काव्य, 3 प्रकार का साहित्य को कितने भाग में? गद्य, पद्य और चंपू काव्य। ठीक,
तो लिखो साहित्य का विभाजन। जल्दी उतारो। ठीक, लिखें? जल्दी उतार लो यार। अब साहित्य का देखो विभाजन। हम साहित्य जो पढ़ते हैं ना, ये 3 तरीके का साहित्य पढ़ते हैं। जो भी हम साहित्य आज तक पढ़े हैं वो साहित्य हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं पद्य, पोएट्री। एक को हम कहते हैं गद्य और एक को हम कहते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य, ये चंपू काव्य जल्दी मिलता नहीं, चंपू काव्य मिलता नहीं। ये यशोधरा एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा याद करके रखना, बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यशोधरा पूछेगा किसकी रचना है। चालू अब आप कहानी आपकी न, अब पूछना चालू, एक एक नंबर का चालू पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है। हाँ, तो यशोधरा, यशोधरा क्या है? एक चंपू काव्य है। यशोधरा, यशोधरा एक चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। हम लोग यही 2 चीज़ें पढ़ते भी हैं, गद्य और पद्य, लेकिन चंपू काव्य जल्दी पढ़ते नहीं। वर्तमान में जो लिखी गई माने 1930 से, ये यशोधरा जो है ना 19, इनका जो मैथिली शरण गुप्त का काल है, ये लिखा किसने है? मैथिली शरण गुप्त। शरण गुप्त इनका जो काल है ना भैया, ये काल इनका है 1900 से 1930, 1900 से 1930 के समय का। और इसीलिए माने आधुनिक वाले में अगर कहा जाएगा तो आधुनिक वाले में चंपू काव्य कौन है? यशोधरा। इसीलिए बार बार पूछता है यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ये क्या है? चंपू काव्य। चालू अब कहानी, पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त, और है क्या? चंपू काव्य। तो चंपू काव्य जिसमें न तो ये गद्य होगा न तो पद्य। गद्य को आप क्या कहते हो अंग्रेजी में? हाँ, इसको तो पोएट्री कहते, इसको प्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोज। जानते हो ना, प्रोज और पोएट्री, गद्य और पद्य। इस पद्य को हम लोग कहते हैं कविता या शास्त्र भी कहते हैं। इस पद्य को हम लोग कविता भी कहते हैं। और इस पद्य को हम लोग क्या कहते हैं? काव्य भी कहते हैं। आप लोग लिखते होंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक न, हिंदी के काव्य खंड की काव्य खंड लिखते हो कि गद्य खंड? काव्य। तो कविता कह लो, काव्य कह लो, पद्य कह लो। तो कविता, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब हम लोगों को या पद्य किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए गद्य किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, और फिर किसे चंपू काव्य कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो पहला देखो, गद्य होने के लिए 3 कसौटियां हैं। पहला तो इसमें लय होना, छंद होना चाहिए, गति, यति, यति, तुक, यही यति तुक है भैया। इसी को तुक भिड़ाना कहते हो। तुक डायरेक्ट एक लिखो, तुक। हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखो, अभी हम बता रहे हैं। तुक, छंद और लय। देखो, तुक और छंद से ये हम कह नहीं सकते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तुकबंदी। अब तुकबंदी करना, मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ था नया। गया में आएगा क्या? ये है तुकबंदी। अब आप कहोगे अरे हम तो क्या हो गए, राइटर बन गए, वाह ना। तो ये नहीं है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ था नया। आलू से क्या सेट होगा? सालू। तो जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। अब यहाँ सेट करते रहो। ये अब इसका मतलब आप क्या हो गए? राइटर हो गए? नहीं, ये तो तुकबंदी आप कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी तुकबंदी भिड़ा देते हैं। तुक भिड़ाना मतलब समझ रहे हो? हाँ, तुक भिड़ाना माने शुरुआत वाला वर्ड, उसका अंतिम वर्ड, फिर अंतिम वर्ड। जैसे मैं वहाँ गया, वहाँ सब कुछ था नया ना, गया ना, मैं वहाँ गया। जैसे हाँ, खूब ऐसे करते जाओ। तो ये जैसे अपने मन से कुछ भी सोच लो। जैसे मैंने खाना खाया, और खाया के बाद आएगा क्या? पाया।
ना, मैंने खाना खाया और मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने खाना खाया मैंने कुछ नहीं पाया। तो इसका मतलब तुम राइटर बन गए? नहीं, ये है क्या बनाना, तुकबंदी करना, समझ गए? तो ये है तुक भिड़ाना। तो यानी तुक तो लगा सकते हो आप। और छंद देखो, जरूरी नहीं है कि छंद अगर हो तो वो बिना छंद का न लिख सको। छंद माने आप जानते होंगे दोहा छंद, दोहा में 11-13 मात्राएं ना, तो यानी ये छंद है। लेकिन इन दोनों में बिना छंद का भी कविता या पद्य हो सकता है, बिना तुक का भी कविता या पद्य हो सकता है। लेकिन सबसे मेन बात होता है लय, लय, रिदम, रिदम, ये रिदम जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेपर भी पढ़ते हैं एकदम अंदाज में ना, अब लय, लेकिन लय आप निकाल नहीं पाओगे, सबके बस का बात नहीं है लय। अब हम ही गाना गाना चालू करेंगे, आप पाएंगे? लय होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब गद्य को आप कोई गद्य पढ़े और लय की तरह पढ़ सकता है? नहीं। तो पद्य होने के लिए तुक होना चाहिए, छंद होना चाहिए और लय होना चाहिए। लय बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि लय भिड़ा देते हैं, किस में, माने गद्य में भी लय भिड़ा देंगे। पेपर भी पढ़ेंगे तब उनका गाना गाने का मन है तो पेपर पढ़ेंगे तो गाना की तरह पढ़ेंगे ना। मोदी जी भ्रमण किए अफ्रीका चाइना रसिया ना, हो गया उनका। अब वो पेपर पढ़ना है, भिड़ा भिड़ा के पढ़ रहे हैं लो। अब पेपर पढ़ रहे हैं, मोदी जी भ्रमण किए अफ्रीका चाइना रसिया। अब ऐसे लोगों को क्या कर सकते हो बताओ? कुछ है? कुछ नहीं। तो यानी लय भिड़ाने वाले एक से एक मिलेंगे। लेकिन अगर अगर कसौटी देखो तो यही 3 कसौटी है कि तुक होना चाहिए, छंद होना चाहिए और क्या, लय। अगर किसी चीज़ में तुक, छंद और लय है तो ऐसे पंक्ति को हम क्या कहते हैं? पद्य। ठीक, पद्य। अब पद्य उतारो तब हम लोग देखते हैं गद्य और गद्य के प्रकार। गद्य में कई प्रकार हैं और गद्य को हम देखेंगे अच्छे से। ठीक, गद्य में 4 प्रकार, उतारो तब। लय लिखो, लय को लिखवा दें क्या? लिखो लय। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन लय कहलाता है। हाँ, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन लय कहलाता है, लय कहलाता है, लय कहलाता है। अब ये व्याकरण के नियमों का उल्लंघन क्या है? जैसे हम कह दें, जैसे यही मान लो टेबल होता, टेबल पे 1 गिलास पानी है तो हम क्या लिखते? टेबल पे 1 गिलास पानी है। अब हम इसी का व्याकरण उल्टा सीधा कर दें, है गिलास में पानी टेबल पर ना, अब बन गया। तो यानी आपने किया क्या? नियम उलट दिया। पहले है लिखा, फिर उसको लिखा है गिलास में पानी टेबल पर, एकदम धुन भिड़ा दिए, तुक लगा दिए, तो हो गया कि नहीं? तो व्याकरण के नियम का क्या कर दिया आपने? उल्लंघन। वास्तव में अगर हम कहें, क्या लिखते हो? गिलास में पानी है, यही लिखते हो ना। अब आप टेबल पर गिलास में पानी है तो है गिलास में पानी टेबल पर, तब हो गया कि नहीं? उल्टा सीधा। तो उल्टा सीधा कर दिए तो वही क्या हो गया? लय बन गया। तो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है? लय कहलाता। तो यानी तुक हो और या न हो तब भी कविता लिख सकते हो, छंद हो या बिना छंद का भी कविता लिखा जा सकता है, लेकिन बिना लय का नहीं। और दूसरी बात, पद्य लिखने में और गद्य लिखने में बहुत अंतर है। पद्य लिखने के लिए ना, देखो, गद्य लिखने के लिए आप इमोशनल नहीं होना पड़ेगा और पद्य लिखने के लिए आपको इमोशनल होना पड़ेगा। जैसे आप अभी आपका प्रेम टूटा है, कहीं से रिलेशन टूट गया है, तो इस समय हम आपको कहें कि बेरोजगारी पे निबंध लिखो, पटक दोगे उठा के हमको गधा। हाँ, हमारा इधर हालत पंचर है, तुम बेरोजगारी निबंध बोल रहे हो ना। इसमें आपको क्या निकलेगा? जब आप भाव विभोर होंगे तो क्या निकलेगा? पद्य। एकदम मस्त होके वही लिखोगे, आशिकी वाला पद्य निकालोगे कि गद्य लिखोगे? हाँ, अब ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे? पद्य।
गद्य कब लिखोगे? जब एकदम मोटिवेट रहोगे, आपको कुछ लिखना है, निबंध लिखना है ना, कुछ कविता नहीं, निबंध लिखना है या फिर और कुछ लिखना है, जैसे उपन्यास लिखना है, तो उसके लिए शांत माहौल चाहिए और कई दिन चाहिए कि एक कई दिन में लिख दोगे। और कविता तो जब आपके मन में कोई आया और तुरंत आपका दिल अभी अभी टूटा है, हम आपको कहें गाना सुनाओ, जो दर्दनाक गाना सुना दोगे अभी तो समझ जाना हो क्या है पद्य। उतार लो, फिर हम लोग देखते हैं क्या गद्य।